student, today I will teach you the first chapter of computer। तो हमने हाफ चैप्टर आपको पढ़ा दिया था अर्ली कंप्यूटर्स तक एंड आज न्यू हेडिंग आएगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो बेसिकली कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन में कंप्यूटर डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की जो 1940 टू 1956 के बीच में हुआ। तो इस जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था और ये बहुत वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट देते थे और हीट की वजह से ही वहाँ पर एयर कंडीशन का होना मस्ट होता था, क्योंकि उस रूम में इतनी हीट हो जाती थी कि विदाउट एयर कंडीशन हम उस रूम में जा ही नहीं सकते। और इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेते थे वो कंप्यूटर, स्पीड में भी स्लो होते थे और डाटा स्टोर की जो कैपेसिटी होती थी वो भी उसमें बहुत मीडियम होती थी। और इसमें 2 प्रोग्राम लैंग्वेज यूज़ होती थी, एक तो मैकेनिकल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। और इसमें इसी जनरेशन में और भी ढेर सारे कंप्यूटर आए जिनके एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के। तो 1956 टू 1963 के बीच ये कंप्यूटर्स आए और इस कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा और ये कंप्यूटर पहले के मुकाबले थोड़े छोटे होने लगे। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे पर इसमें कंप्यूटर थोड़े छोटे होने लगे और इसमें डाटा कैपेसिटी भी अच्छी होने लगी। पर ये कंप्यूटर भी हीट तो देते ही थे, इसलिए एयर कंडीशन का होना फिर भी मस्ट ही था, यानी कि एयर कंडीशन होते ही थे। पर हाँ, इन कंप्यूटर्स में ये था कि सेकंड कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था यूज़ करना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ट्रांजिस्टर की हेल्प से। और पर ये कंप्यूटर पहले से ज़्यादा अच्छी स्पीड देने लगे थे और स्टोरेज की कैपेसिटी भी इसमें पहले से ज़्यादा अच्छी थी। और जैसे कि पहले जनरेशन में हुआ था, इस जनरेशन में भी और भी ज़्यादा कंप्यूटर आए जिसके एग्जांपल्स यहाँ हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1964 से 1971 के बीच में आए और इन जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स का यूज़ होने लगा था, यानी कि पहले से ज़्यादा अच्छा डाटा स्टोर मिल जाता था इसमें और इनकी स्पीड भी पहले से ज़्यादा हाई हो गई थी। मतलब जितना 100 ट्रांजिस्टर एक साथ वर्क करते ना, उतना ये एक चिप अकेले वर्क करती थी। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा डेवलप हो गया था थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का। और ये साइज़ में पहले से काफ़ी छोटे होते थे और स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट होते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम लेते थे पहले के मुकाबले। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी यूज़फुल रहे और ऐसे ही और भी कंप्यूटर आए थर्ड जनरेशन में। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वो 1971 टू 1984 तक रहे और इसमें क्या थे, ये कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते थे, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स की जगह इनका यूज़ होता था। और ये कंप्यूटर बहुत अच्छे होते थे, साइज़ में ये इतने छोटे होते थे कि हम अपने एक कॉर्नर में इनको रख सकें, यानी कि टेबल वाले कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पहले तो बहुत बड़े होते थे, फिर और छोटे होते गए और छोटे होते गए और फोर्थ जनरेशन में आके ये इतने टेबल हो गए कि हम इतने छोटे हो गए कि हम टेबल के एक साइड में इनको रख सकते थे और इजीली कांटेक्ट भी कर सकते थे। और इस जनरेशन में और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, साइज़ में ही छोटे हो गए, डाटा स्पीड अच्छी आने लगी और कैपेसिटी अच्छी देने लगे कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी कम लेते थे। बेसिकली ये कंप्यूटर इतने चीप हो गए थे कि कोई भी बेसिकली एक शॉपकीपर भी इनको ईजिली अफोर्ड कर सकता था, यानी कि ख़रीद सकता था, ठीक है। ये इतने कम प्राइस के होते थे। इससे पहले वाले जो कंप्यूटर थे वो बहुत हाई प्राइस के होते थे, उनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, पर इनको हर कोई अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, परचेज कर सकता था ईजीली। और इसी जनरेशन में और भी काफ़ी सारे कंप्यूटर्स और आए। अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की जो 1984 टू प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर को
इतनी कैपेसिटी दी जा रही है कि वो खुद से डिसीजन ले सके, थिंक कर सके और कैपेसिटी ऑफ लॉजिक उसके अंदर आ सके खुद से ही। कंप्यूटर खुद से वर्क कर लेता है, उसमें थिंकिंग करने की कोई पावर नहीं है, ना ही उसके पास ब्रेन है, ना ही वो किसी गलत चीज़ को सही कर सकती है। कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमारे थ्रू ही कंप्यूटर वर्क कर सकता है, विदाउट अस वो वर्क ही नहीं कर सकता। लेकिन इन फ्यूचर इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है जिससे फ्यूचर में कंप्यूटर इतने एडवांस हो जाएं कि वो खुद से ही वर्क करने लगें। ये है, तो इसको हम डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो कंप्यूटर हैं, हम हर जगह कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पर मॉल में, स्कूल में, कहीं पर भी, किसी ऑफिस में देख लेंगे, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ ही है। इनफैक्ट कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है। ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, रिसर्चिंग में, मेडिकल फील्ड में, हर कहीं कंप्यूटर के थ्रू ही वर्क किया जाता है। और कंप्यूटर इंसान की तरह थकता नहीं है और ईजीली ये कंप्यूटर घंटों घंटों तक वर्क कर सकता है विदाउट आवर हेल्प। इंसान थक सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं थक सकता। तो ये प्रेजेंट का और आने वाले जो टाइम का है उसकी बात की जा रही है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। तो बेसिकली आज विदाउट कंप्यूटर हमारे मोस्टली वर्क हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके थ्रू हम इजीली घर से ही आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमें मूवीज़ देखनी है, मूवीज़ बुक कर सकते हैं, शोज़ बुक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम घर बैठे बैठे। तो इसने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है कंप्यूटर में। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल। जैसा कि हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में 1000 टाइप्स के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें जो 3 मेन हैं वो 3 मेन कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर्स, फिर डिजिटल कंप्यूटर, फिर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग जो कंप्यूटर हैं ये एनालॉगस थिंग्स पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ और वेट के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हम पिक्चर भी देख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होती है हमारे पास वॉच जो की वाली होती है, जिनमें 3 कीज़ होती हैं, जो हमारे घर पर भी होती है। तो उसमें क्या होती है, एक की मिनट बताती है, 1 सेकंड बताती है, 1 आवर बताती है। तो वो जो की होगी वो की कौन सी वाली है, वो एनालॉग कंप्यूटर में आती है, जो हमें इस तरह के नंबर शो करती है। तो ठीक है, वो आएगी एनालॉग कंप्यूटर्स में। और इसका जो फीचर्स है कंप्यूटर्स में, इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है उनको कंटिन्यू नेचर्स में रखा गया है। और ये कंप्यूटर मेनली साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। और ये कंप्यूटर बहुत ही लेस होते हैं और इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स के। अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिट्स और नंबर्स के पर बेस्ड होते हैं। तो जैसे कि हमने इसका एग्जांपल दिया था एनालॉग कंप्यूटर का, वैसे ही हम डिजिटल कंप्यूटर का भी एग्जांपल देंगे। जैसे फ़िलहाल हमने बताया था एनालॉग कंप्यूटर्स में कि वॉच जो है वो कीज़ वाली थी। डिजिटल कंप्यूटर में अब जो वॉच आ गई है वो नंबर वाली आ गई है, जैसे 2:12, 2:13 और डायरेक्ट हमारे लिखा हुआ आ जाता है। अब हम हाथ पर जो भी घड़ी बांधते हैं उसमें, या हम अपने घर पर जो लगाते हैं, तो जो नंबर वाली, जो डिजिट वाली जो घड़ी होगी वो डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है, और जो कीज़ वाली घड़ी है वो एनालॉग कंप्यूटर पर बेस्ड है बेसिकली। और ये कंप्यूटर जो हैं इसमें भी 2 डिजिट्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 0 और 1। तो ये बाइनरी नंबर पर वर्क करता है और इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये कंप्यूटर फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा फाइंड किए जाते हैं, इन्हीं का यूज़ चल रहा है डिजिटल कंप्यूटर्स का। अब हम बात करेंगे एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं एनालॉग के भी और डिजिटल कंप्यूटर के भी, यानी कि इन दोनों के मिक्सचर से बना है ये कंप्यूटर। सो ये कंप्यूटर एनालॉग सिस्टम पर बेस्ड होते हैं
लेकिन ये डिजिट को और आईजी नंबर्स को शो करते हैं और ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमें अपने पेट्रोल करवाना है अपनी कार में, बाइक में, तो हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं। वहाँ पर हमें कीज़ वाला सिस्टम भी दिखता है और नंबर वाला सिस्टम भी दिखता है, तो वही है हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, यानी कि बेसिकली हम डिजिटल कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का बड़ी बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है, ऐसे नॉर्मली चीज़ों में यूज़ नहीं होता है इनका। तो ये साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल एप्लीकेशन में ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। दैट्स इट।